हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी टारगेट सेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। हमने इसमें अपना रियल एनालिसिस स्टार्ट किया है कि सबसे पहले हम रियल एनालिसिस प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट कंप्लीट करेंगे। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेट किस किस टाइप्स के होते हैं। हमने फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि वन वन और ऑन टू कब रहते हैं, क्या कंडीशंस रहती हैं, उनके ऊपर किस तरीके से एक हाईली अप्रोचेबल क्वेश्चंस आते हैं। हमने वो सारा अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे टारगेट सेट से हमारी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। अब आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमने सेट्स के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे सेट की बाउंडेशंस के बारे में कि कब वो बाउंडेड अबव होते हैं, बाउंडेड बिलो होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउंडेड अबव। अ सेट बाउंडेड अबव हमारा कब होता है, उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन रहती है। अ नॉन एम्प्टी सेट ए जो कि कंप्लीटली कंटेन्ड है आर में, इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। वहां पे कोई ना कोई एक रियल नंबर हमने लिया है उसको के एग्जिस्ट करता है सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो यही है कि देयर एग्जिस्ट, वहां पे एक k एग्जिस्ट करता है सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी सेट है, हमने सेट मान लिया कि हमारे पास 1,5 हमारे पास सेट दिया गया है। इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है। अब यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं हमारा 1 आ रहा है और यहाँ पे 5। अब ये हमारा सेट दिया गया है। अब सेट बाउंडेड, अब ये क्या बोलती है हमारी डेफिनेशन कि यहाँ पे इस रियल लाइन पे कोई ना कोई, मैं अलग कलर का पेन लेती हूँ, कोई ना कोई यहाँ पे और पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 भी कर रहा है, 7 भी कर रहा है, और नंबर लाइन पे तो कितने भी आगे तक पॉइंट एग्जिस्ट है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा रियल में, जो कि रियल को बिलोंग करेगा, जो हमारे इस एक्स से, ये जो हमारा एक्स है जो हमने ये लिया है, ये हमेशा उस नंबर से छोटा रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके लिए इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे जो ये वाली टर्म होती है ये हमारा अपर बाउंड हो जाता है उस सेट के लिए। अब ये हमारा सेट 1 to 5 है, 1 to 5 हमारा सेट है। 5 से ऊपर हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 6। तो हमारा 6 क्या आ जाएगा, अपर बाउंड आ जाएगा। अपर बाउंड आ गया 6। लेकिन अब नंबर लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, हमारी इन्फिनिटी तक जाती है। अब बच्चों के माइंड में यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि 6 मान लिया हमने कि 6 हमारा अपर बाउंड है, तो क्या हमारा 7 भी अपर बाउंड होगा, क्या हमारा 100 अपर बाउंड होगा, या 1000 अपर बाउंड होगा, या ये तो बहुत एक इन्फिनिटी तक जाती है हमारे पास नंबर की रेंज। तो क्या हमारे पास वो नंबर्स भी अपर बाउंड होंगे? तो या डेफिनेटली हमारे पास 100 भी इसका अपर बाउंड होगा, हमारे पास 150 भी अपर बाउंड होगा, 1000 भी इसका अपर बाउंड होगा। इस सेट के लिए अपर बाउंड की तरह एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक्स हमेशा स्मॉलर रहेगा ना इन टर्म्स से, के से हमेशा स्मॉलर आ रहा है, तो ये हमारा अपर बाउंड रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल जाता है हमें कि अगर हमारे पास जो हमारा सेट है उसके लिए हमेशा रियल नंबर पे, रियल लाइन पे हमारे पास रियल्स में एक के एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए वो एक्स लेस देन और इक्वल टू के आएगा। तो यानी कि इसका लेस देन और इक्वल टू कंडीशन है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर एक्स हमारा 5 तक जा रहा है, उसका अपर बॉन्ड हमारा ये अब वाला बॉन्ड सबसे बड़ा वाला 5 आ रहा है, तो ये इक्वल टू की कंडीशन की वजह से 5 भी हमारा अपर बॉन्ड आएगा, 6 भी, और उससे अब जो भी के की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो हमारे क्या आ जाएगी, अपर बॉन्ड आ जाएगी। ये थी हमारी डेफिनेशन। आई होप आपको क्लियर होगी होगी। तो यहाँ से हमारे पास कुछ एक रिजल्ट्स निकल के आते हैं, आप इनको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आपने इनको ध्यान में रखना है। हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, एनी के लेस देन के डैश इज ऑल्सो एन अपर बॉन्ड। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, जिससे हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे हमारा 5 आ रहा था,
ये हमने मान लिया था कि k है हमारा, 6k है, तो यहाँ जैसे कोई 10 भी एग्जिस्ट करेगा ना, तो इसको k डैश ले लेते हैं। ये k आ गया, तो ये k डैश आ गया। तो ये कह रहा है कि कोई भी k जो k डैश से स्मॉलर होगा, वो भी उसका क्या होगा, k डैश भी उसके लिए अपर बाउंड हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर 5 भी अपर बाउंड है, 6 भी है, वैसे तो एक रियल नंबर की जो लाइन है वो कंटिन्यूटी में इंफिनिटी तक जा रही है, तो वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अपर बाउंड आ जाएंगे। तो यहाँ से जो सेकंड रिजल्ट हमें पता चलता है, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। सेकंड रिजल्ट ये आपको पता होनी चाहिए, इफ ए इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड को हम एब्रीविएशन में बी डबल डी की इस फॉर्म में लिखते हैं, बाउंडेड अबव, देन इट हैज इनफाइनाइट अपर बॉन्ड्स। अगर हमारा ए बाउंडेड अबव है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड्स आएंगे। ये दो रिजल्ट हमारे पास हमें मिलते हैं। अब ये आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही इजी चीज है, ये तो देख के ही पता चल रहा है, लेकिन नहीं, जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जब इन कंडीशंस के साथ क्वेश्चन बनते हैं, तब हमें पता चलता है कि ओ, हमने एक सिली मिस्टेक की वजह से अपना क्वेश्चन जो वो गलत कर दिया। एंड रियल एनालिसिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन। अगर आप रिवीजन भी नहीं करेंगे तो भी आप रियल एनालिसिस को, क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, अगर आपका हर एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप क्वेश्चंस को कभी कर ही नहीं सकते। आप रट्टा भी कर लीजिए, आप मेन चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेन चीज़ें देख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, उसका जो बेस है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे जस्ट मेन चीज़ सीधा ही पढ़ लेंगे कि हाँ ये बाउंडेड, इस तरीके से बाउंडेड होता है और उसके बाद से ये हमारा क्लोज होता है, ओपन होता है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होगी। अगर ये दिमाग से निकल गई कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और क्वेश्चन में कंडीशन दी गई हो कि हाँ के इससे स्मॉलर है, और हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो इनफाइनाइट है, तो आप तो उसको क्रॉस कराइए कि अपर बॉन्ड तो एक ही होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इसलिए आपने बेसिक्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बेसिक्स को हमेशा अपने दिमाग में रख के लेके चलना है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को जो वो सॉल्व कर सके। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हमारे पास अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास कोई भी k एग्जिस्ट करेगा जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, और यहाँ पे हमारे पास x जो है वो a को बिलोंग करता है, सेट a को, तो हमारा x जो होगा वो k से बड़ा हो जाएगा, मतलब कि वो बाउंडेड नहीं होगा। अब अगर x k से बड़ा हो गया, बेटा k हमारे पास हमने देखा था कि रियल नंबर पे कोई भी वैल्यू ले सकता था k, जो भी सेट से बड़ी थी। तो अगर ये वाला सेट, जैसे मैं ये लेके चलूं, ये हमारे पास सेट है, तो ये इन्फिनिटी, ये सेट, ये हमारा k की वैल्यू से बड़ा हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बाउंडेड अबव नहीं होगा। जैसे कोई भी नंबर ले रहे हैं हम, जैसे मैं 4 टू इन्फिनिटी ले रही हूँ, तो ये भी बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितनी वैल्यू तक आएगी और k की उससे अबव वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड, हमें पता चल गया यहीं से कि ये बाउंडेड अबव नहीं होगा। अब कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर ये पेपर में देखने को मिल जाता है, जैसे हमारे पास फाई है, तो आप बता सकते हैं मुझे क्या कि फाई जो है वो बाउंडेड होगा या नहीं होगा, फाई जो है वो बाउंडेड होगा या नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे सेट ले लेती हूँ, इसको सेट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं बाउंडेड अबव लिख लेती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अपर बॉन्ड। उसका अपर बॉन्ड क्या होगा, ये हमने यहाँ पे लिखना है। तो क्या फाई हमारा बाउंडेड अबव होगा। अब फाई ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब फाई तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है, फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसके लिए कोई एग्जिस्ट तो नंबर कर सकता है ना। अगर यहाँ पे फाइव को मैं कुछ भी ना लेके चलूँ, तो वहां पे अपर बॉन्ड के लिए तो कोई ना कोई इससे बड़ा हमेशा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो हाँ, ये बाउंडेड तो है, ये हमारे पास क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। और इसका अपर बॉन्ड क्या आता है हमेशा, इसका अपर बॉन्ड आता है हमेशा आर। तो आपने ध्यान रखना है कि ये बाउंडेड रहता है और इसका अपर बॉन्ड जो है वो आर आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम लेके चलें, हमारे पास कोई
ले लेते हैं A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN है। क्या ये बाउंडेड होगा? आपसे पूछा जाए कि क्या ये बाउंडेड है या नहीं है सॉरी, बाउंडेड है या नहीं है, तो हाँ, ये बाउंडेड होगा क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है n तक और यहाँ इसका जो स्मॉलर स्मॉलर जो है वो नंबर आ रहा है a, क्योंकि जब इसको 1 लेके चलेंगे और लार्जेस्ट क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो ये a से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका अपर बाउंड क्या आ गया a। नेक्स्ट अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, नेचुरल नंबर हम मान लेते हैं कि क्या हम बता सकते हैं नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव होंगे, तो पहली बात तो नेचुरल नंबर बाउंडेड नहीं होते हैं और इनका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट। उसी तरह हमारे पास इंटीजर भी बाउंडेड नहीं होते हैं, हमारे पास रेशनल बाउंडेड नहीं होते हैं, इरेशनल बाउंडेड नहीं होते हैं और रियल नंबर भी हमारे पास बाउंडेड नहीं होते हैं, बाउंडेड अबब की जब हम बात करते हैं, क्योंकि बाउंडेड अबब में ये इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, तो ये बाउंडेड नहीं माने जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड बिलो। अब हमने बाउंडेड अबव कर लिया, अब बाउंडेड बिलो कर लेते हैं। बाउंडेड बिलो के लिए क्या कंडीशन रहेगी, सेम उसी तरह से यहाँ पे एक k एग्जिस्ट करेगा जो r को बिलोंग करता है, तो k इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अगर वो लेस देन इक्वल्स टू x आ गया तो हमारे पास वो बाउंडेड बिलो हो जाएगा और k हमारा क्या हो जाएगा, उसका लोअर बाउंड हो जाएगा। अब हमारे पास k लोअर बाउंड आ जाएगा, इसको जो वो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1 to 5 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास k क्या आ जाएगा, इससे छोटी वाली टर्म माइनस ऑफ इन्फिनिटी तक मूव करेगा ना, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ 1 और 5। अब हमने बोला k स्मॉलर और इक्वल आएगा, तो एक तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि इक्वल्स का भी, क्योंकि ये इनइक्वलिटी जब बेटा लगती है तो ये इक्वल्स के लिए रिप्रेजेंट करता है और इससे स्मॉलर टर्म, तो यहाँ पे 0 भी इसका लोअर बॉन्ड बन जाएगा, -1 भी लोअर बॉन्ड बन जाएगा, -2 भी लोअर बॉन्ड बन जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, लोअर बॉन्ड आ जाएगा। तो मतलब ये हमारा क्या है, इसका लोअर बॉन्ड को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास सिमिलर वही रिजल्ट आ रहे हैं कि एक तो हमारे पास लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा जिसमें हमारे पास k की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू x होनी चाहिए, और दूसरा कि हमारे पास यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बॉन्ड्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब अनबाउंडेड बिलो का क्या मतलब है, हमारे पास अगर कोई सेट हमारे पास बाउंडेड बिलो नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन कोई सेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कि हमारे पास कंडीशन क्या थी यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r और x हमारा सेट a को बिलोंग करता था, तो k इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल a। तो हमारे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड बिलो नहीं रहेगा, और अगर बाउंडेड बिलो नहीं है हमारा सेट, तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट क्या आ जाएंगे हमारे पास, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव भी हो हमारे पास और बाउंडेड बिलो भी हो, तो वो हमारे पास बाउंडेड आ जाता है कि उसका लोअर बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास बाउंडेड आ गया। तो अगर आपने देखा तो वहीं पे हम क्या लिखते थे कि अगर लोअर बॉन्ड की कंडीशन क्या लिखते थे बेटा, कि के लेस देन इक्वल्स टू एक्स आना चाहिए, और अपर बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे कि ये एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू के आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यही कंडीशन जो है हमारी बाउंडेड की कंडीशन है, यही देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, यही कंडीशन हमारी बाउंडेड के लिए है कि बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, मतलब इसका आपका लोअर बॉन्ड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और अपर बॉन्ड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और इसके नोटेशंस इस तरीके से भी की जाती है, जैसे
ओपन और क्लोज ब्रैकेट में, जैसे अगर ये क्लोज ब्रैकेट में अगर हमारे पास लिखा गया है तो ये हमारे पास इसके एग्जैक्ट बॉन्ड आ जाते हैं। जैसे लोअर बॉन्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 और अपर बॉन्ड क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड। सॉरी सीक्वेंस नहीं, अभी तो सीक्वेंस पे हम पहुंचे भी नहीं है, सेट हमारा बाउंडेड हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अनबाउंडेड सेट के लिए वही कंडीशन है, अगर उसका लोअर या अपर बाउंड कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से अगर ए और बी है तो ये हमारा बाउंडेड आ गया। अब इस तरीके से है ए और बी, अब लोअर बाउंड का हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, लेकिन अपरली बाउंडेड है तो ये भी हमारा अनबाउंडेड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है वो आती है इनफीमम और सुप्रीमम। इनफीमम और सुप्रीमम को पढ़ने के लिए ही हमें बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो का पता होना चाहिए था। हमने बेसिकली उसको इसीलिए किया ताकि हम इनफीमम और सुप्रीमम को अच्छे से कर सकें। अब बेटा इनफीमम हमारे पास क्या होता है, इनफीमम हमारे पास होता है कि अगर कोई सेट है, मान लीजिए अगर ए है वो कंप्लीटली कंटेन्ड है आर में, तो अगर वो बाउंडेड बिलो है और रियल नंबर से है तो वहां पे इनफाइनाइट लोअर बॉन्ड्स उसके एग्जिस्ट करते हैं। तो जो उन सभी इनफाइनाइट लोअर बॉन्ड्स में जो सबसे लार्जेस्ट, जो सबसे ग्रेटेस्ट वाला लोअर बॉन्ड होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफीमम, या उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं इनफीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, जीएलबी, इन शॉर्ट आईएनएफ और जीएलबी। तो अगर मैं एक सेट ले रही हूँ 1 और 5 दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं इसको माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ। इनफीमम हमारा लोअर बॉन्ड के लिए करता है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 5 है। अब कंडीशंस क्या होती थी हमारे पास कि x इज लेस देन इक्वल्स टू के अबव के लिए, और k इज लेस देन इक्वल्स टू हमारा x जाता था लोअर के लिए। तो ये वाली कंडीशन हमारी लोअर के लिए आ गई। तो एक तो हमारा 1 आ गया क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। 1 से पीछे जितने भी नंबर आएंगे 0, माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 2, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे बेटा, ये सारे के सारे इसके लोअर बॉन्ड आ गए। लेकिन आपने क्या पढ़ा कि हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटेस्ट, जो उसका सब में लार्जेस्ट नंबर है। तो हमें इन सब में बड़ा चाहिए। हमारे पास क्या आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास -2, -1, 0 और 1, 1 तक आ रहे हैं। तो इन सब में बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, इन सब में बड़ा 1 आ रहा है ना बेटा। अगर 1 बड़ा आ रहा है तो इस सेट के लिए हमारे पास इनफीमम क्या हो गया, इनफीमम क्या आ गया हमारे पास 1। हमने सबसे बड़ी टर्म लेके चलनी है जब भी हमें इनफीमम देखना है। तो जो भी हमारा सेट ऑफ इनफाइनाइट हमारा लोअर बॉन्ड होगा, उन सब में हमें सबसे बड़ा जो लोअर बॉन्ड होगा वो लेके चलना है। वो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, या जिसे हम कहते हैं इनफीमम। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारा सुप्रीमम लेके चलते हैं। सुप्रीमम में हमारे पास क्या आ जाता है कि सुप्रीमम में वही कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास बाउंडेड अबव होना चाहिए सेट, और उसके जो वो इनफाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने अभी देखा अगर कोई बाउंडेड अबव है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उन सब में जो स्मॉलेस्ट वाला, सबसे छोटा वाला अपर बॉन्ड होगा वो हमारा सुप्रीमम होगा। जैसे वही वाला एग्जांपल अगर मैं फिर से लूं 1 और 5, तो इसको मैं फिर से नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ। ये इन्फिनिटी आ गया, ये हमारा नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी आ गया। तो यहाँ से मैं 0, 1, यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ, 2, 3, 4, और यहाँ पे आगे हमें नहीं पता, बहुत सारे नंबर है हमारे पास, रियल नंबर में इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे अपर बॉन्ड्स का जो हमारा सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है क्योंकि कंडीशन क्या होती है हमारा x इज लेस देन इक्वल टू k, तो इक्वल्स टू पे हमारा 5 मिल जाएगा हमें। तो 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, अब टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं हमारे पास। तो इन सब में हमारा सुप्रीमम हमें देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट
जो वैल्यू सबसे छोटा जो अपर बॉन्ड होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, सुप्रीमम आ जाएगा। अब इन सब में स्मॉलेस्ट देखिए बेटा तो कौन सा आ रहा है, 5। तो यहाँ पे हमारा सुप्रीमम क्या आ गया, सुप्रीमम क्या आ गया हमारे पास, 5। तो इस तरीके से हम अपना इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल सकते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतने और बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम अब जल्दी ही आने वाला है। तो बेटर है कि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लें और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेस रहता है वो रियल एनालिसिस रहता है और सबसे डिफिकल्ट वन भी रहता है। तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है इसमें और यही हमारा एक सिलेक्टिंग फैक्टर बनता है। हमारा सिलेक्शन इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने रियल, आपने एलजेब्रा और लीनियर एलजेब्रा ये अगर अच्छे से कर लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए जितना हो सके उतना, और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्राइब करने पे कि नहीं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हम और अच्छे से कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक तो आप ज़रूर करेंगे, आई नो दैट, क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अब हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। हमें बोला गया कि आपने सुप्रीमम और इन्फीमम पता करना है। हमारे पास एक सेट दिया गया है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बताइए क्या सुप्रीमम होगा और क्या इन्फीमम होगा हमारे पास। अब बेटा इसको कैसे करना है, इसको आपने ध्यान से देखना है। अगर इसको ए को ध्यान से देखें, मैं थोड़ा अलग कलर का पेन ले लेती हूँ, सेम सेम ही हो गया, ब्लैक ब्लैक ही सब कुछ। हमारे पास आ गया एम एन और इधर आ गया 1 + m + n। अगर आप, और हमारा m और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा तो इसमें से मैं m और n को अगर कॉमन बाहर निकाल लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mn से mn कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 1/mn, इसमें से m कैंसिल हो जाएगा तो 1/n, इसमें से n कैंसिल हो जाएगा तो 1/m। आई होप इतना सिंपल कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स आप लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं किया है मैंने, mn को बाहर निकाला है तो यहाँ पे 1 बचा है। मैं एक बार फिर से करवा ही देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने mn को बाहर निकाला है तो अंदर जाके, अगर मैं बाहर निकाल रही हूँ तो अंदर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो इसके नीचे जब mn आ गया और जब m के नीचे mn आया तो यहाँ से m कैंसिल हो गया और सिमिलरली दूसरी साइड से n से भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये टर्म्स बच रही हैं। अब बेटा अगर इसको ध्यान से देखें, आपने सिर्फ लोअर वाली टर्म को पहले पकड़ना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या रहा है, ये जो 1/m है प्लस 1/n है, mn है यहाँ पे m, सॉरी ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड से लिख दिया था। ये हमारे पास टर्म बच रही है। अब दोनों m भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और n भी। अगर मैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी लूँ, m और n बिलोंग किसको कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी लूँ तो वो 1 होता है। अगर मैं वैल्यू बेटा 1 भी पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 विच इज इक्वल टू 1/3। मेरे पास क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। अगर मैं सबसे छोटी नेचुरल नंबर की वैल्यू भी पुट करती हूँ तो मेरे पास 1/3 आ रहा है। तो अगर मेरे पास 1/3 आ रहा है, अब हमें इतना तो पता है कि नेचुरल नंबर 0 से बड़े होते हैं, तो ये 0 से तो बड़े होंगी टर्म्स। मतलब कि हमारी जो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, यहाँ पे n था ना और यहाँ पे m, ये 0 से बड़ी होंगी, बट ये 1/3 से लेस देन भी होंगी। क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हम लेते हैं, जब हम इन्फीमम लेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी सुप्रीमम के लिए अपर बॉन्ड की। तो हमारे पास 1/3 से इस तरीके से ये स्मॉल रहेंगे। अब कंडीशंस को अगर इसको चेंज कर दें, लेस देन और इक्वल टू में जा रही है ना, क्योंकि इक्वल भी आ रहे हैं 1/3 की, तो इक्वल भी आ रहे हैं, उससे छोटे भी हो सकते हैं। अब अगर इस अपॉन को मैं हटा देती हूँ बेटा तो इनइक्वलिटी का साइन आपको पता है चेंज हो जाता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/1/mn प्लस 1/n प्लस 1/m। और ये कहाँ तक चले जाएंगे अब हमें नहीं पता। अब इनइक्वलिटी चेंज होगी, अब हमें नहीं पता ये अपर कब तक कहाँ तक चले जाएंगे। तो इसकी इनफाइनाइट जो है वो पॉसिबिलिटी आ सकती है इसके बॉन्ड एग्जिस्ट करने की। तो ये किसके और किसके बीच में लाई कर रहे हैं,
ये हमारे पास किस टर्म के बीच में लाई कर रहे हैं, 1/3 और हमारे पास इन्फिनिटी के। अब हमें पता है स्मॉलेस्ट वैल्यू जब हमने सबसे छोटा लिया था 1, तो सबसे छोटी जो वैल्यू इसके लिए बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता था वो था 1/3। तो हमारे पास इन्फीमम क्या आ गया, इन्फीमम क्या आ गया बेटा हमारे पास 1/3। और सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक हो सकता है, तो हमारे पास सुप्रीमम क्या आ जाएगा इसका, इन्फिनिटी। तो हमारे पास इन्फीमम मिल गया हमें और सुप्रीमम मिल गया, क्योंकि बाउंडेड सेट है तो इसके इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में ही एक सेट जो वो हमारा बाउंडेड होता है, ये तो हमें पता है। इन्फीमम हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और सुप्रीमम स्मॉलेस्ट अपर बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में ये सेट बाउंड हो रहा है, तो हमारा सुप्रीमम इन्फिनिटी आ गया और इन्फीमम क्या आ गया बेटा, 1/3। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है हमारी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि हमारे पास कोई ना कोई के एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई दो रियल नंबर x और y है हमारे पास जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पे एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट n ऑफ x इज ग्रेटर देन y। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपको याद रखने के लिए, ये जो सेकंड वाली डेफिनेशन है ना, ये वाली। क्योंकि अब डेफिनेशन भी हमारे पास ये करिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है जो बाउंडेड अबब है, और हमारे पास कोई रियल नंबर k है जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो n जो है वो बिलोंग करेगा n को, तो सच दैट ये जो n होगा ये ग्रेटर देन y होगा। एक डेफिनेशन ये कह रही है और दूसरी क्या कह रही है कि n जो है वो ग्रेटर देन y होगा। दोनों ही डेफिनेशन सेम कह रही है, लेकिन यहाँ पे किसी नंबर वेरिएबल के लिए हम x और y के लिए लेके चल रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट n ऑफ x ग्रेटर देन y होगा। आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। दो चीजें दिमाग में रखिए कि हमारे पास n ग्रेटर देन y और n x ग्रेटर देन y। बस यही कंडीशन से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ एक सम प्रॉपर्टीज है इसकी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 आ गया, x ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, तो वहां पे एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n such that 0 is less than 1/n is less than x। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि अगर 0 होगा वो लेस देन होगा 1/n के, क्योंकि अगर n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो 1/1 सबसे छोटा अगर मैं नंबर भी लूं तो वो 1/1 आएगा, तो मतलब ठीक है 0 छोटा है हमारा 1 से, और वो 1 जो है वो किसी x से छोटा होगा, और ये x जो है वो 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा है तो किसी भी रियल नंबर में कहीं तक भी जा सकता है, नेचुरल नंबर रियल नंबर का एक सबसेट है, हमें पता है। तो हमारे पास ये कंडीशन जो वो सेटिस्फाई होगी हमेशा के लिए। अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बोलती है बेटा कि हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, और x जो वो स्मॉलर देन एप्सिलन है और एप्सिलन ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अगर x छोटा है एप्सिलन से और एप्सिलन ग्रेटर देन है 0 से, बट x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के, तो हमारे पास x की हमेशा वैल्यू क्या आ जाएगी, x हमारा इक्वल्स टू 0 आएगा। ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख के दिए गए होते हैं और आपको ऑप्शन में जब करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है तब ये आपकी हेल्प करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन दे गया बेटा, अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये और हमारा PYQ है हमारा, ये आई थिंक CSIR नेट में 2018 में या इतने में क्वेश्चन आया रहा है। ये मेरे को एग्जैक्ट अभी नंबर नहीं याद है, मैं शायद मेंशन करना भूल गई हूँ यहाँ पे, लेकिन ये हमारा CSIR नेट का जो है वो क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे सेट में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास S बिलोंग कर रहा है 0 और 1 को, और हमसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। अब ये जो है स्टेटमेंट्स में से मल्टी सेलेक्ट का क्वेश्चन है, कोई दो भी सही हो सकती है, एक भी हमें चेक करना पड़ेगा, हमें हर एक ऑप्शंस के लिए चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को ले लेती हूँ बेटा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को ले रही हूँ तो मेरे पास m बिलोंग कर रहा है n को, और n भी बिलोंग कर रहा है n को, मतलब m और n मेरे दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। और मेरे पास कंडीशन क्या दी गई है, सच दैट s जो वो ग्रेटर देन दिया गया है m/n से, s हमारा ग्रेटर देन दिया गया है m/n से।
तो देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखूँ बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊँ तो Sn इज़ ग्रेटर देन m, Sn इज़ ग्रेटर देन m, ये आर्किमिडीन प्रॉपर्टी वाला आ गया, Nx इज़ ग्रेटर देन m, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है। अब हमारा S क्या है? S बिलॉन्ग कर रहा है हमारा 0 और 1 को, मतलब S हमारा पॉजिटिव नंबर है। और ये अगर ये पॉजिटिव है और n हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वो भी 1 से, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होंगे m से, तो हमारा ये कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए तो हो गया करेक्ट, क्योंकि ये हमेशा s जो वो s इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव नंबर ही जाएगा। अगर ये नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर रहे हैं तो ठीक है, नेचुरल हमारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो हमारा s जो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे आर्किमिडीन प्रॉपर्टी से हमें ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं कोई और कलर का पेन ले लेती हूँ, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी क्या बोल रही है बेटा? हमारे पास दूसरी ऑप्शन में बोला गया है कि अगर m बिलॉन्ग कर रहा है n को n भी, तो वहाँ पे कोई n एग्जिस्ट करेगा, जो n को बिलॉन्ग कर रहा है। दोनों ही n को बिलॉन्ग कर रहे हैं, ओके ठीक है। अब यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये तो आर्किमिडीन से डायरेक्ट हो गई। अब हमारे पास s की लेके चलते हैं। s की कंडीशन क्या दी गई है? m/n। अब s m/n से छोटा लिया गया है। अब जब भी इस तरीके की कंडीशन हो, तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा नेचुरल नंबर है एम बी और एन ए, तो एन को जो है वो हम सबसे छोटी वैल्यू क्या दे सकते हैं? 1। एन को हम सबसे छोटी वैल्यू 1 ही दे सकते हैं ना बेटा। तो एस क्या आ जाएगा? अगर मैं एन को 1 लिखती हूँ, एस इज लेस देन इक्वल टू एम, सॉरी लेस देन एम। एस अगर हमारा लेस देन एम आ रहा है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने उसी टाइम बोला था कि एन जो वो लेस देन वाई और एन एक्स इज लेस देन वाई, ये दोनों ही कंडीशन, तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, आर्किमिडियन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एस जो वो हमेशा एन से छोटा ही रहेगा, क्योंकि एस 0 और 1 को बिलोंग कर रहा है। अब अगर 0 लेके चले तो वो 1 से छोटा, और 1 हमारा एस में ओपन इसमें बिलोंग कर रहा है, ये एग्जैक्ट 1 के इक्वल भी नहीं है, 1 के नेबरहुड के पॉइंट के इक्वल में है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर देगा कि हमारा एस जो वो स्मॉलर देन रहेगा एम के, क्योंकि एम हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा नेक्स्ट ऑप्शन को, हमारा एस क्या दिया गया है? हमारा एम अपॉन एन है, और बोला गया है कि अगर एम बिलोंग करता है एन को, तो उन सभी एम के लिए हमारे पास एन बिलोंग करेगा एन को, एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें पता है कि एस बिलोंग कर रहा है बेटा 0 और 1 को, 0 और 1 को बिलोंग कर रहा है एस। तो यहाँ पे किस टाइप के 0 और 1 के बीच में पता है हमें 1 अपॉन अंडर रूट 2 अगर मैं नंबर लिख दूँ, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, पाई अपॉन 10 भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब इरेशनल टाइप के नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्वल की बात आ रही है ना। अब तब हम इसको लेके चलेंगे, तो हमारा एस किस को बिलोंग कर रहा है? हम मान सकते हैं कि उसमें इरेशनल नंबर को भी बिलोंग करेगा। तो अगर मैं एस को वैल्यू दूं, एस की वैल्यू अगर एम अपॉन एन है और एस में टर्म्स आ रही हैं हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2, बट ये तो हम अगर एस एम अपॉन एन है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिखा है, बट हमारे पास पता है कि अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो गए, हमारे पास अंडर रूट 2 हो गए। इन टर्म्स को जो है हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इन टर्म्स को, क्योंकि इरेशनल है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि एस को हम पी एम अपॉन एन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, हम ऑप्शन नंबर डी की ओर जब मूव करते हैं, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। जब हम ऑप्शन नंबर डी की ओर मूव करते हैं बेटा, अगर डी को ध्यान से देखें तो इसने क्या बोला है? एस इज इक्वल टू एम प्लस एन है, एम प्लस एन दिया गया है। एम बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एन भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। अब आप सबने एम प्लस एन वाले पे फोकस करना है। अगर एस एम प्लस एन है, तो अगर दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो सबसे छोटा वाला जो नेचुरल नंबर है वो तो हमारे पास 1 है। तो अगर मैं 1 1 भी वैल्यू पुट करूं, तो भी मेरे पास 2 आ रहा है, एस इज इक्वल टू 2 आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो एस जो वो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 को, तो 2 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी? रॉन्ग।
तो हमारी कौन-सी ऑप्शन हो गई करेक्ट? मैं लास्ट स्लाइड पे देख लेती हूँ एक बार। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएँगी? करेक्ट हो जाएँगी और हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ, इतने सारे कॉन्सेप्ट, पर जिस तरीके से आप जल्दी-जल्दी प्रैक्टिस करते जाएँगे, तब आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। देख के भी आपके क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अभी तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है या लेंथी क्वेश्चन आते हैं, पर इतने लेंथी नहीं होते हैं और वैसे भी मैथ्स का पेपर है, तो थोड़ी बहुत तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए हमारे पास टाइम दिया होता है ज़्यादा। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो बेटा है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अब नेबरहुड को आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि ये एक मेजर फैक्टर बन जाता है जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अब क्योंकि हमें जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आता है कि ये पॉइंट इसके नेबरहुड को बिलॉन्ग करता है। ऑप्शन में इस तरीके की कंडीशंस आती हैं और नेबरहुड पे इन पे ये देखने को मिल जाते हैं हमें अक्सर ऑप्शंस में। तो अगर बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा कि नेबरहुड होता क्या है पहले, तो हम आगे जाके अपने इसमें सीक्वेंस वाले में या आगे अपने इसमें लीनियर वाले में उसमें नेबरहुड कहाँ से ढूँढेंगे? हमें तो पता ही नहीं होगा कि नेबरहुड है क्या? तो कहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट कर पाएँगे? तो हमारे पास नेबरहुड क्या होता है बेटा? अगर कोई सेट ए है जो बिलॉन्ग कर रहा है आर को, तो वहाँ पे कोई ए बिलॉन्ग करेगा ए को। इस सेट को हम नेबरहुड कह सकते हैं इस ए का, अगर वहाँ पे कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो कि ए बिलॉन्ग कर रहा है अगर ओपन इंटरवल को, तो वो ओपन इंटरवल उस सेट ए में जो वो कंप्लीटली कंटेन्ड होगा। अब आपने इतना इसको कन्फ्यूज़न वाली डेफिनिशन पे नहीं जाना है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अब अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ बेटा, तो नंबर लाइन पे जब भी हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है? अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ पॉइंट ए है मेरे पास, तो मैं अलग कलर में ले लेती हूँ। तो ये जितना भी इसका ये आस-पास का स्पेस है बेटा, ये इसका क्या आता है? नेबरहुड आता है। अब ए के बिल्कुल आस-पास का स्पेस होगा। अब हमें पता है एप्सिलॉन हमारा बहुत ही छोटा नंबर होता है। इसीलिए हम आगे जाके इसको बोलते हैं कि एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब मैं मान लेती हूँ ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे ए से माइनस में जा रहा है तो ये एक आ जाता है हमारा ए माइनस एप्सिलॉन, और ये ए से प्लस में जा रहा है तो ये आता है हमारा ए प्लस एप्सिलॉन। अब ये सेकंड वाली डेफिनेशन भी मैं आपको यहीं से क्लियर कर दूंगी। ए बिलोंग कर रहा है हमारा किसी इंटरवल को जहाँ पे ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन जो है वो कंप्लीटली कंटेन्ड है ए के, तो वो क्या आ गया? हमारा नेबरहुड आ गया उस पॉइंट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि इसके आसपास का सरफेस जो होता है वो उसका नेबरहुड कहलाता है। और हमारे पास जो फाई होता है बेटा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, पर उसके किसी भी एलिमेंट को हम इमेजिन करके उसका नेबरहुड ले सकते हैं। तो हमारे पास इमेजिनरी जो नेबरहुड वाले एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे फाइव में भी। आपने ये भी कंडीशन एक ध्यान में रखनी है। तो चलिए कुछ एक इसके ऊपर रिजल्ट हैं। जैसे अगर ए बिलोंग कर रहा है हमारा ए को, तो ए कांट बी नेबरहुड ऑफ ए। क्योंकि ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है बेटा, ये कंप्लीटली कंटेन्ड। अगर ए कंप्लीटली कंटेन्ड होता हमारे पास, तो ये उसका नेबरहुड आ जाता, क्योंकि उसके आसपास के सारे टर्म्स जो होती फिर वो इसमें कंप्लीटली कंटेन्ड होती। अब नेक्स्ट फाइव इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। एग्जैक्टली मैंने अभी डिस्कस किया कि फाइव में बेसिक कोई एलिमेंट नहीं रहता है। फाइव में कोई एलिमेंट नहीं रहता है, लेकिन अगर मैं मान लेती हूँ इसके आसपास के एलिमेंट, तो हम इमेजिनरी, ये फाइव ही इमेजिनरी होते हैं, इसके आसपास के इमेजिनरी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो हर एक पॉइंट के लिए जो भी कोई, जैसे मैं यहाँ पे ए पॉइंट ले लेती हूँ, उसके लिए हमेशा फाइव जो है वो एज अ नेबरहुड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास ए 5 के इक्वल अगर नहीं है, तो ए हैज़ नो ओपन इंटरवल। तो ए के पास कोई ओपन इंटरवल नहीं है और ए वो है नेबरहुड नहीं हो सकता है उसके पॉइंट्स का।
तो अभी हमने देखा कि फाई जो वो होता ही होता है हमारे पास नेबरहुड में पॉइंट हमारा जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे सेट में। तो अगर वो इक्वल्स टू नहीं होगा फाई के तो हमारे पास उसके पास ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये सब हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें करना था ओपन सेट। अब ओपन सेट के लिए हमें नेबरहुड पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ओपन सेट क्या रहता है बेटा? जब भी हम ओपन सेट की बात करते हैं, हमारा ओपन सेट रहता है कि अगर ए बिलोंग कर ए कंटेंट आर में, तो वो ओपन सेट होगा इफ अगर उसके नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट, अगर उसका जो वो हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड होगा। जैसे अगर हमारे पास ओपन सेट कब आता है, ए 0 और 1 ले लेते हैं हम। 0 और 1 अगर मैं आपके पास ले लेती हूँ इस तरीके से ओपन सेट, तो अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब इसके आसपास का ये सारा इसका क्या आ जाएगा? नेबरहुड आ जाएगा। ये सारा का सारा इसके आसपास की जितनी भी टर्म है वो हमारी नेबरहुड आ जाएगी। अब अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे ए में एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। अब इसके लिए एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, मैं वो मेंशन करना कर देती हूँ आपको अभी, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर, ये शायद स्लाइड में मिस हो गई थी। इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट। अब इंटीरियर क्या होता है बेटा एक पॉइंट का? इंटीरियर ऑफ अ रियल नंबर इज सेड टू बी, किसी एक नंबर को इंटीरियर कब बोलते हैं? अगर उसका नेबरहुड प्रॉपरली कंटेन्ड हो उसमें। जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1 और 2 का। ये हमारा है, ओ सॉरी, इग्नोर माई लाइन, ये 1 है, ये 2 है। अब मैं बोल रही हूँ कि 1/2 हमारा इंटीरियर पॉइंट है इस सेट का। तो ये इंटीरियर पॉइंट कब होगा? जब इसका नेबरहुड, इसके नेबरहुड के सारे पॉइंट कंप्लीटली कंटेन्ड होंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 1/2 है इसके सारे नेबरहुड के पॉइंट हमारे ए और बी में, ए में जो एलिमेंट है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा इंटीरियर पॉइंट आ जाएगा। अब इंटीरियर पॉइंट को जो है हम ए नॉट से, हम इंटीरियर पॉइंट को नोटेशन देते हैं ए नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास इंटीरियर पॉइंट आ गया। तो इंटीरियर पॉइंट का जो भी सेट होता है, अगर सारे इंटीरियर पॉइंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं उस सेट में, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? ओपन सेट आ जाता है। और इसकी एक मैथमेटिकल कंडीशन है, वो आपने याद रखनी है। जब भी आपको वो दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि ओपन सेट होगा। ये एक मतलब एक ट्रिक की तरह भी काम करती है। ए नॉट इज इक्वल टू ए, अगर ये कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो रही है तो आपका हमेशा हमेशा ओपन सेट होगा। अगर ए नॉट जो है वो ए के इक्वल आ रहा है तो आपका हमेशा ओपन सेट होगा। और ए नॉट क्या होता है? हमारे पास सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होता है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स। अब इसको ध्यान से समझिए, अगर ए हमारे पास 3,4 दिया गया है तो इसका ए नॉट क्या आ जाएगा बेटा? इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा? अब जितने भी इसके बीच में पॉइंट लाई करेंगे वो इसी सेट में लाई कर रहे हैं, तो इंटीरियर सेट क्या आ गया हमारे पास? 3 और 4। तो हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है कि इंटीरियर इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास ये क्या होगा? एक ओपन सेट होगा। ओपन सेट होगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को वो है सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब क्लोज सेट, वेट, ये क्या दिया गया? ये इसको आपने ध्यान में नहीं रखना है, ये पॉइंट कहीं और से आ गया। अब क्लोज सेट जब भी हम बेटा निकालते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। क्लोज सेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमें पता होनी चाहिए वो है हमारा लिमिट पॉइंट। तो सबसे पहले क्लोज सेट से पहले हम करेंगे लिमिट पॉइंट। अब हमारा लिमिट पॉइंट क्या होता है? किसी एक पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कब बोलते हैं? अब इसको ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजिंग का काम करेगा। ओ वेट एक सेकेंड,
ओके, अब पॉइंट, मैं पॉइंट ले लेती हूँ कोई भी जो कि आर को बिलोंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में x इज इक्वल टू ए, ओके, कंटेन्ड इन ए, तो ए के इनफाइनाइटली सेम पॉइंट्स होंगे। क्योंकि आप ज़्यादा डेफिनेशंस पे ध्यान मत दीजिए, आप डायरेक्ट इसको देखिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई आर बिलोंग कर रहा है आर को, इसको मैं लिमिट पॉइंट कब बोलूंगी? किसी सेट का, हमारे पास सेट है एस बिलोंग कर रहा है, कंप्लीटली कंटेन्ड है आर, तो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट कब होगा? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ आर कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एस। अब इसको ध्यान से समझिए बेटा। जैसे मैं ये 1 और 2 नंबर लाइन, ओह प्लीज इग्नोर माई लाइन, 1 और 2 ले रही हूँ, 1 और 2। अब इसके लिमिट पॉइंट क्या आ जाएंगे बेटा? लिमिट पॉइंट क्या आ जाएंगे इसके? देखिए, अब ये 1 है और ये 2 है। अब इसके आसपास के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए एस के। ये एस के अंदर कंटेन्ड है, हमारे आर में कंटेन्ड है ये। तो अब ये सेट हमने लिया है ना एस, तो अगर इसको ध्यान से देखें बेटा, तो इसके आसपास ये इसका नेबरहुड है, यही वाला इसका नेबरहुड है ना, यही वाला। तो अगर आप देखें तो ये इनर साइड में, अगर इसको मैं लिमिट कर दूं, इसके लिमिट पॉइंट कर दूं कि यहां से यहां तक ही सिर्फ जा सकता है, तो ये इसका नेबरहुड इनफाइनाइट इस, अब इतने से स्पेस में भी बेटा इनफाइनाइट रियल नंबर की जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके नेबरहुड में सेट एस के, तो ये हमारे पास 1 और 2 क्या आ जाएंगे? लिमिट पॉइंट। तो हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या आ गए बेटा? 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 के नेबरहुड में बहुत सारे जो है इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स जो वो एस के कंटेन्ड हो रहे हैं, तो एस के लिए 1 और 2 क्या आ जाएंगे? उसके लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो आपको चीज पता होनी चाहिए वो है आपकी डिराइव्ड सेट। जितने भी लिमिट पॉइंट्स का जो कंबाइंड सेट होता है वो हमारे पास डिराइव सेट होता है। अब डिराइव सेट को हम डिनोट करते हैं, जैसे मैं कोई सेट ले रही हूँ ए, अगर उसको डिराइव सेट लिखना होगा तो इस तरीके से ए डैश की तरह इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है? डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ बेटा, जैसे वो पीछे वाले जिसमें हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या आ रहे थे, वही एग्जांपल ले रहे हैं। लिमिट पॉइंट आ रहे थे 1 और 2, और लिमिट पॉइंट हमेशा इस तरीके से लिखे जाते हैं कि स्ट्रिक्टली इक्वल टू होते हैं। तो हमारे पास ये आ रहे थे, तो अगर एस, इसके लिए हमें एस डैश एस लिया था ना हमने सेट, तो डिराइव्ड सेट क्या आ जाएगा इसका? इन लिमिट पॉइंट का सेट। तो डिराइव्ड सेट क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? 1 और 2। ये हमारा जो लिमिट पॉइंट और डिराइव्ड सेट है, ये एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्शन में होते हैं। तो इसीलिए मैंने सेम ही एग्जांपल से इसको करवा दिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 1 और 2 लिमिट पॉइंट, तो इन लिमिट पॉइंट का सेट हमारे पास क्या आ गया? हमारा डिराइव्ड सेट। ओके, क्लोजर ऑफ सेट से पहले मैं आपको क्लोज सेट करवा देती हूँ। यहाँ पे पीडीएफ में मेंशन्ड डेफिनेशन नहीं है, मैं लिखवा रही हूँ, आप लिख सकते हैं। क्लोज्ड सेट हमारे पास क्या रहेंगे बेटा? इसको मैं शॉर्टेस्ट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखवाती हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो भी डिराइव्ड सेट होगा, जब ये डिराइव्ड सेट कंप्लीटली कंटेन्ड होगा आपके सेट में, तो आपका सेट क्या हो जाएगा? देन सेट इज क्लोज्ड। आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है इस लेक्चर को, क्योंकि ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, कि डायरेक्ट यही कंडीशन देखो और आपको पता चल जाएगा क्लोज है कि नहीं। ये आपको कोई इतना, जहाँ पे आप कोचिंग्स में पे करते हैं वहाँ पे पता चलती है ये तरीके से कि अच्छा इस तरीके से देख लिया तो कोई बात नहीं, क्लोज्ड आ गया। अगर मेरे पास एस, मान लीजिए सेट 1 और 2 है, तो इसका डिराइव्ड सेट क्या आ जाएगा? क्योंकि कंप्लीटली क्लोज्ड इंटरवल है, तो डिराइव्ड सेट भी हमारे पास लिमिट पॉइंट इसके 1 और 2 ही आएंगे, तो डिराइव्ड सेट उनका सेट आएगा तो वो भी 1 और 2 ही आएगा बेटा। ये अभी हमने एग्जाम्पल किया भी था। तो ये हमारे पास डिराइव्ड सेट आ गया, तो हमारा डिराइव्ड सेट जो वो कंप्लीटली कंटेन्ड इन सेट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो ये एक दूसरे में कंप्लीटली कंटेन्ड है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमारा ये वाला जो सेट है ये क्या आ रहा है? क्लोज्ड आ रहा है। ये हमारा क्लोज्ड सेट बन रहा है। तो आपने इसको ध्यान से रखना है। जो और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो रियल नंबर का सेट है बेटा,
ये जो हमारा रियल नंबर का सेट होता है ये हमारा क्लोज भी कंसिडर होता है और हमारा ओपन भी कंसिडर होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट। लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अब जितनी आज की हमने डिसाइड किया है पीडीएफ उतना मैं आपको करवा के रहूँगी, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ लीजिएगा। क्लोजर में क्या आएगा बेटा हमारे पास? क्लोजर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होने चाहिए एडिरेंट पॉइंट। तो एडिरेंट पॉइंट्स जो हम वो पहले पढ़ लेते हैं कि अगर कोई पी बिलोंग कर रहा है आर को तो उसके जो एडिरेंट पॉइंट्स होंगे वो एस जो होगा सेट वो कंप्लीटली कंटेन्ड होगा आर में, अगर उसके नेबरहुड में जो हैं पी के वो एस के पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, एडिरेंट पॉइंट हमारा क्या आएगा कि कोई पी है हमारा, वेट, पी है बेटा हमारा जो बिलोंग कर रहा है आर को, उसको हम एडिरेंट पॉइंट कब बोलेंगे? एस का। पी इज एडिरेंट पॉइंट ऑफ एस, एडिरेंट पॉइंट एपी लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, ऑफ एस इफ, अगर उसके नेबरहुड में, नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ एस। तो जो हमने अगर पी के नेबरहुड में कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर गया जो हमारे इस एस का पॉइंट है तो वो उसका क्या आ जाएगा? एडिरेंट पॉइंट आ जाएगा। और जो इन एडिरेंट पॉइंट्स का जो सेट होता है, जितने भी हमारे एडिरेंट पॉइंट्स होते हैं उनका जो सेट होता है वो हमारा क्लोजर ऑफ सेट कहलाता है। एडिरेंट पॉइंट के आगे अगर पी को एडिरेंट पॉइंट बोलना है तो पी में हमारे पास पी में कोई भी एक एलिमेंट एक्स एस का एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई एक एलिमेंट, एक पॉइंट भी, कोई भी पॉइंट ऑफ एस कंटेन्ड होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो उसका एडिरेंट पॉइंट आ जाएगा और सभी एडिरेंट पॉइंट का जो सम हमारा सेट आएगा वो हमारा क्लोजर ऑफ सेट आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट, हमें पता होना चाहिए कॉम्पैक्ट सेट कब होता है। अगर कोई सेट क्लोज्ड है, अभी हमने क्लोज की कंडीशन पढ़ ली, क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो वो क्या आ जाएगा? हमारा कॉम्पैक्ट आ जाएगा। अगर क्लोज भी है और बाउंडेड भी है तो कॉम्पैक्ट आ जाएगा। अब कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट पढ़ने से पहले हमें डिसकनेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो कनेक्टेड नहीं होगा वो जो डिसकनेक्टेड नहीं होगा सेट वो कनेक्टेड होगा। तो उसके लिए सबसे पहले डिसकनेक्टेड सेट पढ़ लेते हैं बेटा। डिसकनेक्टेड सेट क्या होते हैं? अब डेफिनेशन भी यही कह रही है कि दो डिसजॉइंट सेट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल से करवाती हूँ आपको, डायरेक्ट पता चल जाएगा। 1 और 2 यूनियन 3 और 6, ये हमारा कोई सेट है, ये हमारा सेट है। अब ठीक है बेटा, बना लेते हैं सेट 1 2, ये एक सेट है, फिर 3 4 5 6 ये हमारा एक अलग सेट है। अब इन दोनों सेट के बीच में आपको एक गैप दिख रहा है ना, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास? डिसकनेक्टेड सेट। क्या आ जाएंगे हमारे पास बेटा? डिसकनेक्टेड सेट। तो ये हमारे जब डिसकनेक्टेड सेट होंगे तो हमारा अगर डिसकनेक्टेड है कोई सेट तो वो कनेक्टेड नहीं होगा। तो इसमें अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, एक और एग्जांपल लेके आपको करवाती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ बेटा 1 और 3 यूनियन 3 और 4, तो इसको ध्यान से देखना आप। मेरी लाइन को प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि अगर ये पेन टैब से जल्दी जल्दी में लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगर एक सेट मेरा 1 और 3 ये है, अब इसकी यूनियन किसके साथ दी है बेटा? 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे 4, और दूसरा सेट क्या आ रहा है? 3 और 4 का आ रहा है। मुझे अलग पेन से लेना लिखना चाहिए था, मे बी ये आपको क्लियर हो गया कि एक सेट हमारा 1 2 3 आ रहा है और दूसरा 3 से 4 आ रहा है, इन दोनों की यूनियन हमारा कंप्लीट सेट है। तो ये तो दोनों आपस में, ये भी और ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कनेक्टेड है, तो ये सेट क्या आ जाएंगे बेटा हमारे पास? कनेक्टेड। और अगर यहीं पे अगर 1 यूनियन 3 यूनियन 4 और 5 होता तो ये क्या आ जाते? डिस्कनेक्टेड, क्योंकि जब भी 1 और 3 का सेट यहाँ पे आता और 4 और 5 का सेट ये, और इनके बीच में तो ये डिस्कनेक्शन आ जाता, तो ये क्या आ जाते? हमारे डिस्कनेक्टेड आ जाते। ये क्या आ जाते? डिस्कनेक्टेड आ जाते, और ये वाला सेट क्या आ रहा है हमारा? कनेक्टेड आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है? अब हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स बताने हैं आपने सेट के लिए, ठीक है। अभी हमने लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट किया, बता लेते हैं लिमिट पॉइंट क्या आएंगे।
अब इसको ध्यान से देखो बेटा, 1/m है हमारे पास प्लस 1/n है। अलग कलर का पेन ले लेती हूँ, सब कुछ ब्लैक ब्लैक ही हो गया, वरना हमारे पास m और n किसको बिलोंग कर रहे हैं, n को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप देखें बेटा तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करें तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 आता है। तो या तो मैं, अगर मैं n को फिक्स कर रही हूँ, n को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं n को फिक्स करती हूँ तो मेरे पास लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, 1/m। और अगर मैं m को फिक्स कर रही हूँ, m को मैं फिक्स कर रही हूँ, तो मेरे पास लिमिट पॉइंट क्या आ जा रहा है, 1/n। यही आ रहा है ना बेटा, क्योंकि हमारे पास जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे हम, तो 1/n अप्रोच करेगा 0 को। वेट, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रही हूँ तो 1/n क्या आ जाएगा, 0 की ओर जाएगा, 1/n 0 की ओर भागेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, अब ये दो टर्म्स तो आ रही हैं, उसके साथ में हमें यूनियन भी लेना पड़ेगा 0 का भी। अब ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितने भी नंबर ले सकते हैं नेचुरल नंबर में, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा और ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा 1/n। ये दोनों ही इनफाइनाइट है। जब इनकी यूनियन में 0 से करूं तो किसी और टर्म से भी करूंगी तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आ जाएंगे बेटा, कितने नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मैंने हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। दो तरीके से हमारे पास लिमिट पॉइंट आ रही हैं, हमारे पास 1/m आ रहा है और 1/n आ रहा है, और दोनों ही लिमिट पॉइंट अप्रोच कर रही हैं। अगर 1/n अप्रोच करेंगे हम, अगर इन्फिनिटी को लेंगे लिमिट, तो हमारे पास 0 को अप्रोच कर रही हैं। तो अगर उसकी भी यूनियन कर देंगे, अब इनमें नेचुरल नंबर है, कितने भी नंबर भरे जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। तो इनफाइनाइट में अगर एक और नंबर भी ऐड कर देंगे तो वो भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ये हमारा CSIR नेट का 2015 का क्वेश्चन है बेटा, आपने ध्यान से देखना है। ये उस टाइम क्वेश्चन आई थिंक 4.5 मार्क्स में आया था। सीरीज पार्ट सी का क्वेश्चन है ये, पार्ट सी का। तो आपने इसको ध्यान से देखना है। हमारे पास एक सेट ई दिया गया और एक बी दिया, सॉरी एफ दिया गया है, सबसेट देंगे किसी आर की। हमें बताना है कि ये क्लोज्ड है या क्लोज्ड नहीं है। ओके, तो पहले सेट ई के लिए चेक कर लेते हैं, फिर सेट एफ के लिए चेक कर लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा ना। ऑप्शन में हमारे पास दोनों को भी दिया गया है कि दोनों क्लोज्ड हैं, एक क्लोज्ड है दूसरा नहीं है, नाइदर नॉर वाली कंडीशंस हैं, तो हमें चेक करने पड़ेंगे दोनों। सेट ई ले लेते हैं बेटा पहले। सेट ई मेरे पास क्या दिया गया, n/n+1। n मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, आपके पास इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगर एलिमेंट्स को देखें हम, इसके एलिमेंट क्या आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 पुट करती हूँ तो 1/1+1 क्या आ गया, 1/2। दूसरा क्या आ जाएगा, 2/3, फिर 3/4, अप टू सो ऑन। इस तरीके से आते जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। 1, अगर 2 में यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 2 + 1 3 आ जाएगा। तो इस तरीके के एलिमेंट्स हमारे पास आते जा रहे हैं बेटा। जब इस तरीके के एलिमेंट्स हमारे पास आते जा रहे हैं तो हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या आ जाएंगे, लिमिट पॉइंट क्या आ जाएंगे इसके, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, n/n+1। तो यहाँ से आपको पता है, हम अगर n कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना बचेगा, 1/1+1/n। अब इस n में इन्फिनिटी जाएगा तो ये 1/n 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/1+0 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारा लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, 1। हमारा लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो चलिए आगे करती हूँ मैं। अगर लिमिट पॉइंट बेटा हमारे पास
1 आ रहा है, बट हमारा सेट देखें, अगर आप देखें n to n plus 1, ये जो है हमारा लेस देन 1 आएगा जब भी n बिलोंग करेगा n को। तो अगर मैं इसको 1 अपॉन, अगर आपने देखा, ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, इन सब की वैल्यू 1 से छोटी ही आ रही है। ये 0.5 आ रहा है, अगर 2/3 आएगा तो इसकी भी करेंगे तो ऊपर वाली टर्म्स छोटी है, तो 0 पॉइंट में समथिंग आ रहा है, मतलब 1 से छोटी आ रही है हमारे पास वैल्यूज जितनी भी आ रही हैं। तो अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आ रही है, तो n/n+1 हमारे पास 1 से छोटा हो गया बेटा। जब ये हमारे पास 1 से छोटा हो गया, तो 1 हमारा सेट ई को तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो हमारे पास ई क्या आ जाएगा, ई हमारा नॉट क्लोज्ड। ई में लिमिट पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो हमारा नॉट क्लोज्ड आ जाएगा। तो ई का तो पता चल गया हमें कि क्लोज्ड नहीं है। अब एफ के लिए चेक कर लेते हैं बेटा। जब एफ हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया 1/1 - x, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। अब आप इस फंक्शन एफ को लेके चलिए, 1/1 - x है ये हमारे पास। तो जब भी हम x को 0 पुट करेंगे, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं बेटा, क्योंकि 0 के इक्वल है ना, ये कंडीशन दी गई है, 0 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1। अगर मैं x को 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, y, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मैं इसको मान लेती हूँ y ले लेती हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1। अब अगर मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू 1 आ रही है, मतलब हमारे लिमिट्स पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, यहीं पे इरेज कर देती हूँ। इस वाले को इरेज कर देती हूँ। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से बड़े जा रहे हैं सभी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो अगर जितनी मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगी बेटा, उतनी 1 - x की वैल्यू घटती जाएगी, और 1/1 - x की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। मतलब ये 0 से लेके ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, 1 से हमेशा इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, क्योंकि 1 ये वाली वैल्यू है, तो अगर ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1/x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 1 से इन्फिनिटी तक मूव करते जाएंगे, तो हमारे पास f क्या आ रहा है, f क्या आ रहा है हमारे पास, क्लोज आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे इसमें, तो f हमारा फंक्शन जो है वो क्लोज आ रहा है। तो हमें क्या आंसर मिल रहा है कि हमारा ई क्लोज्ड नहीं है और एफ क्लोज्ड है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एफ इज क्लोज्ड बट ई इज नॉट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, हमारे पास सबसेट ऑफ आर लिए गए हैं, हमारे पास ए और बी कोई सबसेट है आर के। तो हमारे पास a की वैल्यू दी गई है, पहले a के लिए चेक कर लेते हैं बेटा। a क्या दिया गया हमारे पास, x बिलोंग कर रहा है r को, सच दैट साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या है बेटा कि साइन ऑफ x जो वो इक्वल्स टू 0 है, तो उसके लिए उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या रहेगी, अगर साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें पता है साइन x 0 कब होता है, n पाई साइन n पाई पे, तो साइन से साइन कैंसिल, तो x की n पाई वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास क्या आ रही है n पाई, और n बिलोंग करेगा हमारा इंटीजर को, क्योंकि पॉजिटिव में भी जा सकता है एंगल, नेगेटिव में भी। और b क्या आ जाएगा हमारा बेटा, और हमें पता है कि z जो है वो सबसेट है r का, तो हम z को इसको बिलोंग करवा सकते हैं, z छोटा पार्ट है हमारा रियल नंबर का। अब दूसरे वाले के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी बेटा, ये जो, चलो पहले एक के लिए कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं, बी को मैं बाद में लिखती हूँ। अब इसमें एलिमेंट्स किस तरीके से आ जाएंगे बेटा, इसमें एलिमेंट्स किस तरीके से आ जाएंगे, n पाई आ रहा है, तो एक तो आ गया हमारे पास, अगर माइनस के भी आ सकते हैं और प्लस के भी, तो माइनस इन्फिनिटी से आएंगे, तो मैं इसको यहाँ से लेके चल रही हूँ कि -2 पाई आ रहा है, फिर मेरे पास पाई आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर पाई आ रहा है, ये माइनस ऑफ पाई है,
फिर -2 पाई आ रहा है, और इस तरीके से चलते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट मेरे सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, और हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट्स जो हैं सारे के सारे, ये एन पाई वाले जितने भी सारे लिमिट पॉइंट है, ये जेड को बिलोंग कर रहा है ना बेटा। तो ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो हैं वो हमारे सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट, अगर ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा ए क्या आ जाएगा बेटा? ए क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। हमें यही बोला था ना कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए। अब ये एन पाई में सारे के सारे हमारे लिमिट पॉइंट जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा ए क्या सेट क्या आ गया? क्लोज आ गया। अब हम बी के लिए चेक कर लेते हैं बेटा। जब हम बी के लिए चेक करने चाहेंगे, तो हमारे पास साइन 1/x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कंडीशन क्या मिल जाएगी? साइन एक्स इज इक्वल टू 0 था, तो हमारे पास एन पाई आ रहा था। तो अभी क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/n पाई, क्योंकि 1/x आया। तो 1/n पाई की जब हमारे पास कंडीशन आएगी बेटा, और ये जो n पाई आएगा ये बिलोंग करेगा हमारा जेड स्टार को, क्योंकि हमारे सारे के सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव ही आने चाहिए। क्योंकि अगर ये n की जो है वैल्यू, अगर हम 0 पुट कर दें, इसमें 0 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 से अबव वाली ही टर्म एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूं, तो 1/0 इनफाइनाइट वाली टर्म्स चली जाएगी, उसकी वैल्यू साइन। अब देखो ना बेटा, यहाँ पे ये साइन x की थी ना 0, अब ये 1/x आ रहा था हमारा n पाई, तो हमारे पास x क्या आ गया? 1/n पाई। अगर मैं n को 0 पुट कर देती हूँ, तो x 1/0 करके ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अब ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, तो इक्वल्स टू 0 तो नहीं आ पाएगा, तो हमें 0 वाली टर्म कंसीडर नहीं होगी हमारे इसमें इंटीजर्स में, तो हमें ये 0 से बड़े वाली टर्म्स ही लेनी पड़ेंगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि 0 से 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 को हमें निकालना पड़ेगा बाहर। तो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स अगर हम 0 के बिना देखें, अगर 0 से बड़ी टर्म ही क्या, 0 से छोटे वाले भी नंबर लें अगर हम, तो अगर इसमें इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा? क्या-क्या पॉइंट्स आ सकते हैं? 1/-2 पाई, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? या मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, प्लस माइनस 1/पाई प्लस माइनस 1/2 पाई, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स भी आ रही हैं और पॉजिटिव भी आ रही हैं, 1/3 पाई अप टू सो ऑन, क्योंकि 0 से बड़ा ही लेने की जरूरत नहीं है, 0 को ही नहीं लेना है, 0 से नेगेटिव वाले एंगल भी तो आएंगे ना साइन में, तो नेगेटिव वाले भी लेके चलेंगे। तो प्लस माइनस अगर ये टर्म्स आ रही हैं, प्लस माइनस 1/पाई, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, प्लस माइनस 1/पाई प्लस माइनस 1/2 पाई प्लस माइनस 1/3 पाई अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे आ रहे हैं। और जब एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये अप्रोच कर जाएगा 1/n 0 को। बट 0 हमारा इस ग्रुप में नहीं आ रहा है, जो भी हमारा ये सेट बन रहा है उसमें 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? नॉट क्लोज, क्योंकि सारे के सारे लिमिट पॉइंट सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो बी हमारा क्लोज नहीं होगा। तो हमें क्या आंसर मिल गया? हमारा ए क्या था? क्लोज था, और बी हमारा क्लोज नहीं है। ए इज क्लोज बट नॉट बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाउंडेड अनबाउंडेड लिस्ट, अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्लोज्ड और ओपन सेट्स को डिस्कस किया, हमने उनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, और क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक तो आपने लाइक कर भी दिया होगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बाकी बच्चों के साथ भी, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ नहीं आया है। आप हमें बताइए कमेंट करके, हम उसको फिर से अच्छे से आपको करवा देंगे। और रही बात रियल एनालिसिस की, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो सभी को लगता है कि हाँ ये कौन सी चीज़ कहाँ से, तो आपको थोड़ा पेशेंस से, और जितनी बार जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो अब
हम आपसे कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।